हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा पर। और आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हम ज्योग्राफी को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय भूगोल को पहले रखा है। और भारतीय भूगोल में भी हमारा पहला अध्याय है भारत की अवस्थिति और विस्तार, जिसकी कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसके आगे बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। हमने देखा था कि पिछले अध्याय में हमने भारत की अवस्थिति और विस्तार को कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया था। ये सब टॉपिक्स कौन कौन से थे हमारे? सबसे पहले हमने देखा था ग्लोब पर भारत की स्थिति। ग्लोब अर्थात पृथ्वी का प्रतिरूप या मॉडल, उस पर भारत की स्थिति कहाँ पर है। फिर उसके बाद हमने देखा था भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार। अक्षांश और देशांतरी विस्तार को देखने से पूर्व हमने अक्षांश और देशांतर को थोड़ा समझने का प्रयास किया था। फिर हमने देखा था कि वह राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। आज हम देखेंगे भारत की मानक समय रेखा को, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा क्या है, और भारत के दूरस्थ बिंदु। और उसके बाद हम देखेंगे भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश। हमने देखा था ग्लोब को हमने कुछ ग्रिड लाइनों में, ग्लोब पर हमें कुछ ग्रिड लाइनें अंकित दिखाई देती हैं। ये ग्रिड लाइनें वास्तव में वास्तविक ना होकर काल्पनिक होती हैं। वैज्ञानिकों ने ग्लोब पर इन रेखाओं को अंकित करने का कारण ये था कि जिसके माध्यम से हम किसी स्थान की स्थिति, दिशा और समय को निर्धारित कर पाए। इस कारण ये लाइनें हमें ग्लोब पर देखने को मिलती है, जिससे हम जो भौगोलिक अध्ययन है उसको सुविधा अनुसार कर पाए। ये रेखाएं वास्तविक ना होकर काल्पनिक होती हैं। जो हमने देखा था, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इस तरीके से, ये क्या कहती है, कहलाती है अक्षांश रेखाएं। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कहलाती है देशांतर रेखाएं। जो पृथ्वी के ग्लोब से बीच से होकर गुजरती है उसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं। और जो लंदन से होकर रेखा गुजर रही है देशांतर रेखा, उसको हमने माना था 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जितनी भी रेखाएं दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ की तरफ है, उन्हें हमने कहा था दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। और जितनी भी रेखाएं उत्तर की ओर है यानी कि नॉर्थ की साइड, उनको हमने क्या कहा था, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। इसी तरीके से इस इमेज में हमको देशांतर रेखाएं देखने को मिल रही है। जो 0 डिग्री से इधर की तरफ जितनी भी देशांतर रेखाएं यानी कि पूर्व की तरफ जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, उन्हें क्या कहा था हमने, पूर्वी देशांतर रेखाएं। और 0 डिग्री से इधर की तरफ जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, उन्हें हमने कहा था पश्चिमी देशांतर रेखाएं। आप देख रहे होंगे 0 डिग्री से इधर की तरफ जितनी देशांतर रेखाएं हैं वो पूर्व की देशांतर रेखाएं कहलाई, और 0 डिग्री से इधर की तरफ जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो पश्चिम की देशांतर रेखाएं कहलाई। 0 डिग्री से 180 देशांतर रेखाएं हमने पूर्व की ओर मानी, और 0 डिग्री से 180 देशांतर रेखाएं हमने पश्चिम की ओर मानी। इसी तरीके से अक्षांश रेखा में भी 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा से 90 अक्षांश रेखाएं हमने उत्तर की ओर मानी, और 90 अक्षांश रेखाएं हमने दक्षिण की ओर मानी। इस तरीके से हमारी टोटल रेखाएं हुई 180, और 0 डिग्री भी देशांत, क्योंकि हमारी अक्षांश रेखा है, इसको भी हमने जोड़ा तो हमारी टोटल रेखाएं कितनी हो गई, अक्षांश रेखाएं 181। और देशांतर रेखाएं कितनी हुई हमारी 180 प्लस 180, 180 0 डिग्री से इधर है और 180 इधर है, तो कितनी हो गई टोटल 360। इन रेखाओं को 360 ही क्यों माना, ज्यादा क्यों नहीं माना, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर 360 डिग्री रोटेट हो रही है। इसलिए जो जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं इनको कितना माना हमने, टोटल कितनी मानी 360। क्योंकि हमारी पृथ्वी रोटेट हो रही है तो सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी पर पहले पड़ता होगा, सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी पर बाद में पड़ता होगा रोशनी का। तो 0 डिग्री से
इधर की तरफ जाने पर, क्योंकि हमारी पृथ्वी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो ये भाग सूर्य के सामने पहले आता है, तो यहाँ का समय और यहाँ के समय में हमें अंतर देखने को मिलता है। ये समय अंतराल कितना होता है? 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व की ओर जाने पर हमें प्लस के 4 मिनट का समय अंतराल देखने को मिलता है, और पश्चिम की ओर जाने पर हमें माइनस के 4 मिनट 1 डिग्री पर। इमेज में स्केल बड़ा ले रखा है, 0 के बाद आपको 10 डिग्री देशांतर रेखा देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 के बाद 10 डिग्री देशांतर रेखा स्टार्ट हुई है। इसके मध्य में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देशांतर रेखाएं हैं। तो हाँ, यहाँ पर 4 मिनट 0 से 1 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर हमें 4 मिनट का समय अंतराल देखने को मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है देशांतरीय दृष्टि से? पूर्वी गोलार्ध में। ये है हमारा भारत, और हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि 0, ये हमारी जो रेखा है बीच की, इसको हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा माना। इससे आगे जाने पर समय बढ़ता है और इसके पीछे जाने पर समय में माइनस में यानी कि कम होता है। तो जो भारत का समय है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से हमेशा आगे की ओर चलता है। आगे कितना चलता है वो भी हम देखेंगे। अब आ जाते हैं हम भारत की मानक समय रेखा पर। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। जो समय हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से निश्चित करते हैं उसे कहते हैं स्थानीय समय। समय को हम दो तरीके से देखते हैं। स्थानीय समय अर्थात जो समय हमारा देशांतर रेखाओं के माध्यम से निश्चित होता है, और एक समय हम बोलते हैं मानक समय। मानक समय क्या होता है उसको भी हम जान लेते हैं। मानक स्थानीय समय क्या है कि हर डिग्री देशांतर रेखा पर अलग अलग होगा। तो हमारा भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो पश्चिमी सिरा है, कौन सी देशांतर रेखा से टच करता है? 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा से। और जो पूर्वी सिरा है वो कौन सी देशांतर रेखा से टच कर रहा है? 97 डिग्री 25 मिनट। सत्तानवे डिग्री 25 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट में कितनी देशांतर रेखाएं आती हैं? अर्थात भारत का जो देशांतरीय विस्तार देखें तो कितनी देशांतरीय रेखाएं भारत से होकर गुजर रही है? लगभग 68 से अगर हम 97 डिग्री तक जाएंगे तो लगभग 30 देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 1 डिग्री आगे बढ़ने पर समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट का। तो अगर 30 देशांतर रेखाएं हैं तो 30 देशांतर रेखाओं में समय अंतराल कितना देखने को मिलेगा? हमें 30 × 4 कर देंगे हम, कितना आएगा? 120 मिनट। अगर इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो गए हमारे? 2 घंटे। तो अर्थात इसका कहने का मतलब ये है जो 68 डिग्री 7 मिनट पर जो भारत का भाग पड़ रहा है वहां का समय यहाँ के समय से जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर
भारत का समय स्थानीय समय है उसमें 2 घंटे का हमें समय अंतराल देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाएगा और यहाँ पर 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। तो क्योंकि हर देशांतर रेखा पर समय अंतर देखने को मिल रहा है, उसको हमने स्थानीय समय कहा। तो हमने एक ऐसा टाइम माना जो पूरे देश के टाइम को रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि हमने माना 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को ही मानक समय रेखा क्यों माना? क्योंकि ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के ठीक बीचों बीच पड़ती है, इसलिए हमने इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन माना और इसी के माध्यम से हमने भारत की घड़ियों का समय निर्धारित किया। आइए हम देख लेते हैं कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं उनको देख लेते हैं। ये रही हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ये 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। सबसे पहला राज्य कौन सा है यहाँ पर हमारा? उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी। उसके बाद मिड में हमारा पड़ता है एमपी, फिर छत्तीसगढ़ और फिर यहाँ पर ये हमारे जो पूर्वी तट पर पड़ रहा है राज्य, ये कौन सा है? उड़ीसा। और ये हमारा है आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है? आइए देख लेते हैं। पहला राज्य है हमारा यूपी, उसके बाद एमपी, फिर हमारा है छत्तीसगढ़, चौथा है हमारा उड़ीसा और फिर 5वां राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब आ जाते हैं हम भारत के क्षेत्रफल पर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%। स्थलीय क्षेत्रफल का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्थलीय नहीं लिखा है, जो विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का 2.4% है। आकार की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से पहले 6 देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। वो कौन कौन से हैं आइए उन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 पे है हमारा रूस, नंबर 2 पर है हमारा कनाडा, नंबर 3 पर है हमारा चाइना, 4 पर है यूएसए यानी कि अमेरिका, फिर 5 पर है हमारा ब्राजील और छठा राज्य है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक महाद्वीप भी है, और 7वां है हमारा भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7 सबसे बड़े राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, जिसमें हमारा भारत का नंबर कितना है? 7वें नंबर पर। अब बात करते हैं पूर्व बिंदु से पश्चिम बिंदु। पूर्व बिंदु से पश्चिम बिंदु तक विस्तार है वो कितने किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु कौन सा है हमारा? ये रहा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और ये रहा हमारा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसी तरीके से उत्तर और दक्षिण की बिंदु के अधिकतम दूरी कितनी है? अधिकतम विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर।
भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। भारत समुद्री जल से तीनों ओर से घिरे होने के कारण इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। हम जानते हैं कि जो भारत का ऊपरी भाग है वो भूमि से सीमा बनाता है, और जो ये नीचे का भाग है ये क्या है? ये एक जलीय सीमा बनाता है। तो तीनों ओर से जल से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके दक्षिणी पश्चिम में अरब सागर। दक्षिणी पश्चिम कौन सा हुआ भारत का? ये है हमारा भारत। हम जानते हैं कि दिशा निर्धारण करने के लिए हम इस तरीके से लाइन खींच के किसी भी स्थान के मिड पॉइंट पे, और इस तरीके से हम दिशा का निर्धारण करते हैं। तो जो ये तरह होता है हमारा साउथ होता है, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा ईस्ट, और ये होता है हमारा वेस्ट। तो दक्षिणी पश्चिमी सिरा कौन सा हुआ? दक्षिण और पश्चिम के मध्य। दक्षिणी पश्चिमी में कौन सा सागर विस्तृत है? अरब सागर। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर विस्तृत है। अब देख लेते हैं कि भारत की जो जलीय और स्थलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है टोटल वो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा मतलब जो बॉर्डर लाइन स्थल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बना रही है उसे हमने क्या कहा? स्थलीय सीमा। ये इस तरीके से बांग्लादेश से होती हुई यहाँ तक पश्चिमी बंगाल तक आती है। तो ये क्या है? हमारी स्थलीय सीमा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई। अब मुख्य भूमि कौन सी है? क्योंकि हम जानते हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप समूह है वो भारत के ही उपभाग हैं, तो वो भारत के मुख्य भूमि में नहीं आते हैं। लेकिन तो भारत की मुख्य भूमि की जो तटरेखा की लंबाई है, मुख्य भूमि कौन सी है? ये है भारत की मुख्य भूमि। इस तटरेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 6,100 किलोमीटर। इसी में अगर हम लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय रेखा की लंबाई को जोड़ लें तो टोटल कितनी होती है हमारी? 7,516.6 किलोमीटर। भारत की सीमा की कुल लंबाई यानी कि जलीय और स्थलीय सीमा का टोटल है जब हम कर देंगे 15,200 और 7,516 तो लगभग 22,700 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। भारत के तटवर्ती राज्य कौन सी राज्य सबसे लंबी तटरेखा बनाता है? आइए जान लेते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कहाँ पे है गुजरात? ये है हमारा गुजरात स्टेट। जो ये जलीय सीमा बनाता है वो सर्वाधिक लंबी, अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा को बनाता है या तटरेखा को बनाता है। भारत के 9 राज्य तटवर्ती हैं जो जल सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला तो हमने देख लिया, ये है हमारा गुजरात। फिर उसके बाद आता है हमारा ये महाराष्ट्र 2। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे छोटा सा है ये गोवा 3। गोवा के नीचे है कर्नाटक 4था राज्य। फिर कर्नाटक के नीचे केरला 5वां राज्य। फिर इधर पूर्वी तट पर जब हम आ जाते हैं तो ये कौन सा है? तमिलनाडु, ये है 6ठा राज्य। इसी तरीके से तमिलनाडु के जो उत्तर में पड़ता है आंध्र प्रदेश, ये क्या है? हमारा 7वां राज्य। और ये है हमारा उड़ीसा 8वां राज्य। और कुछ जलीय सीमा वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल भी बनाते हैं। इस तरीके से हमने देखा कितने राज्य हो गए? टोटल हो गए 9 राज्य। तो इसमें से पूर्वी तट के राज्य कौन से हैं, पश्चिमी तट के राज्य कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। जो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य कौन कौन से हैं जो पश्चिमी तट पर तटरेखा बनाते हैं या जलीय सीमा को बनाते हैं। इसी तरीके से 4 राज्य हैं जो पूर्वी तट पर जलीय सीमा को बनाते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
अब आ जाते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। क्या है भारत के दूरस्थ बिंदु, आइए जान लेते हैं उनको अच्छे से। भारत के दूरस्थ बिंदु से मतलब है जो भारत का सबसे पश्चिम में सिरा है, उस बिंदु को, उस स्थान को हम क्या कहते हैं। जो सबसे पूर्वी सिरा है उसको क्या कहा गया, जो सबसे उत्तर में सिरा है उसको क्या कहा गया, और जो सबसे दक्षिणी सिरा है या दक्षिणतम पॉइंट है उसको क्या कहा गया। तो जो भारत का सबसे उत्तरी सिरा है जो लद्दाख में पड़ता है और जिससे होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, उसको हमने क्या कहा, इंदिरा कॉल। क्या कहा, उत्तरी सिरा कौन सा है भारत का, या उत्तरी दूरस्थ बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। जो कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। इसी तरीके से हमारा जो दक्षिणतम सिरा है या दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, अगर मुख्य भूमि पे बात करें तो हमारा पड़ता है कन्याकुमारी, जिसे हम केप कैमोरिन भी कहते हैं। और अगर क्योंकि हम जानते हैं कि द्वीप भी भारत का ही उपभाग है, तो द्वीपों समेत हम देखेंगे तो कौन सा है दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट। जिसे क्या कहा गया, और पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, और पार्सेन बिंदु भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो पश्चिम में बिंदु है उसको क्या कहा गया, जो गुजरात में पड़ता है, जो पश्चिमी बिंदु है ये बिंदु, इसको क्या कहा गया, गुहार मोती, जो ये बिंदु आपको दिख रहा है इसको क्या कहा गया, गुहार मोती या गौर मोता भी बोला जाता है इसे, गौर मोती भी बोला जाता है, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात के सर क्रीक में। ये है हमारा भारत का पश्चिमी दूरस्थ बिंदु। पश्चिमी दूरस्थ बिंदु कौन सा है हमारा भारत का, गुहार मोती या गौर मोती, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा गौर मोती लिखा हुआ, या गौर माता मोता भी कहीं पे देखने को मिलता है। सबसे जो पूर्व में बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। किबिथु कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये रहा सबसे पूर्वी बिंदु जो भारत की 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। इसे हमने कहा भारत का पूर्वी बिंदु, जो कौन से स्थान पर है, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु बोला गया इस भारत के पूर्वी बिंदु को। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश। इसको हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।